हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। तो ज्योग्राफी के अंदर क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ। एयर मासेस वगैरह देख रहे थे, है ना। एयर मासेस और फ्रंट्स वगैरह देख रहे थे। तो एयर मासेस के अंदर अपन ने कौन कौन से एयर मास के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लेते, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, है ना। उसके अलावा जो है फ्रंट्स देख लेते। फ्रंट्स कौन कौन से देखे बताओ। पोलर फ्रंट, है ना। पोलर फ्रंट, सब ट्रॉपिकल फ्रंट, जो कि किसके टाइप से है, स्टेशनरी फ्रंट के टाइप है ना। तो ये स्टेशनरी फ्रंट वगैरह अपन ने देख लिया। स्टेशनरी फ्रंट एक ऐसा फ्रंट होता है जो कि मूव नहीं करता है, ठीक है, उधर ही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ देखो, सेकेंड टाइप का फ्रंट होता है वार्म फ्रंट, और थर्ड कोल्ड फ्रंट उसके साथ में ही आता है, ठीक है। तो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट को समझते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे विंड के अंदर अपन ने नेमिंग किस हिसाब से करी थी भाई, विंड में भी तो अपन ने नेमिंग करी थी ना। विंड में अपन ने नेमिंग किस हिसाब से करी थी, वो रीजन जहां से वो आई है ना, ऐसे ही करी थी। तो अब मुझे बताओ कि भाई फ्रंट में अपन किस हिसाब से करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे जहां से वो आ रहा है या जहां से पुश वगैरह आ रहा है, इस तरीके से देखेंगे। तो एग्जाम्पल, व्हाट इज अ वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट इज सच काइंड ऑफ फ्रंट, ठीक है, और काइंड ऑफ बाउंड्री फाउंड बिटवीन टू एयर मासेस वेयर द वार्म एयर मास इज पुशिंग द कोल्ड वन फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गई फ्रंट की, वार्म फ्रंट की डेफिनेशन। तो जो वार्म एयर मास जो है वो कोल्ड एयर मास को पुश करेगा, तब वो अपन उसको क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट बोलेंगे। कोल्ड फ्रंट के अंदर क्या चीज होगी, कोल्ड फ्रंट के अंदर इसी का उल्टा होगा। कोल्ड एयर मास जो है वो वार्म फ्रंट को, वार्म एयर मास को पुश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो, अगर कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, ये दो एयर मासेज हैं, तो इसमें से फास्ट कौन सा चलेगा, ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, कोल्ड एयर मास की ज़्यादा स्पीड होगी। समझ में, ये कंपैरेटिवली थोड़ा स्लोअर होगा। क्यों स्लोअर होगा, क्योंकि कोल्ड एयर मास डेंसर है, इसके पास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं पुश करने के लिए। समझ में, ठीक है। वार्म एयर मास के पास मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वो इधर उधर कहीं पर भी बिखर रहा है। समझ में, ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी किसके अंदर ज़्यादा होगी, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं। कोल्ड के अंदर ज़्यादा होती है, वार्म के अंदर कंपैरेटिवली कम होती है ना। और टेम्परेचर वगैरह तो ठीक है, टेम्परेचर तो खैर नाम से ही पता पड़ रहा है ना। डेंसिटी और ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस। ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। अगर ये इसे पुश करेगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, बीच में जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि भाई ये तो जो है कोल्ड फ्रंट बन गया, है ना, क्योंकि कोल्ड एयर मास पुश कर रहा है, ठीक है। ये तो ठीक है, सिंपल है। अब चीज़ ऐसी आती है कि चूंकि ये ज़्यादा पुश करता है, इस वजह से जब ये इसके पुश करने की बारी आएगी, मान लो यहाँ पर एक कोल्ड फ्रंट और भी है, ठीक है, एक कोल्ड एयर मास और भी है, तब क्या चीज़ होगी, तब ये वार्म एयर मास इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाएगा जितना ज़्यादा पुश यहाँ से आ रहा है। समझ में, लेट्स से कि भाई ये जो है 20 की पावर से, ठीक है, कुछ भी ऐसी कुछ यूनिट मान लो, ठीक है, 20 की यूनिट से ये जो है पुश, ये अपने दम लगा रहा है ना। ये 10 की यूनिट पे ही लगा पाता है, ठीक है। और ये इसका तो खैर खेल ही अलग है, ये क्यों लगाएगा भाई, इसको लगाना ही नहीं है अपनी जगह पे, ठीक है, स्टेशनरी है, इसको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये समझो। जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अपन को ऑक्लूडेड फ्रंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। वो ऑक्लूडेड फ्रंट्स कैसे देखने को मिलते हैं अभी समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे ये लो प्रेशर वाली बात रहेगी कि भाई ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा मूवमेंट वगैरह ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब इसको समझना। लेट्स से कि भाई अपन ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से अगर इसको देखें, ये यहाँ से अपन इसको देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कोल्ड फ्रंट हो गया, एक वार्म फ्रंट हो गया, नीचे ज़मीन है ना, नीचे जितनी भी वो ज़मीन है, अपन ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर अपन इसको ऊपर से देख रहे हैं तो कुछ मैकेनिकल रीजंस की वजह से क्या होता है कि ऊपर जो है एक जैसे अगर जेट स्ट्रीम वगैरह चली गई, अभी आगे पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम्स वगैरह को, ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में उतरना। यहाँ पे इतना सा मतलब है कि अगर मैकेनिकल रीजंस की वजह से बीच में अगर एक लो प्रेशर बन जाता है, क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, तो उस सिनेरियो के अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्यों होगा भाई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर
अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही हो रहा है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर होता तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है, साइक्लोनिक कंडीशन है, समझ में आया? तो इस केस के अंदर क्या चीज होने वाली है, ये जो वार्म फ्रंट है ये इस तरफ जो है जोर डालेगा और ये वाला कोल्ड फ्रंट इस तरफ जोर डालेगा। तो अपन को कुछ इस तरीके के फ्रंट्स देखने को मिलेंगे, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास, ठीक है। अपन को कुछ इस तरीके के फ्रंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वार्म फ्रंट और इस जगह पर कोल्ड फ्रंट, समझ में आया? ठीक है, सिंपल है। लो प्रेशर मैकेनिकल रीजन वगैरह की वजह से ऑक्लूडेड फ्रंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्लूडेड फ्रंट क्या चीज होती है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट जो है वो मार्क्ड है दो चीजों के साथ। पहला तो है फ्रंटोलाइसिस और दूसरा जो इसी का मतलब है उसको अपन कहते हैं डेथ ऑफ फ्रंट, डेथ ऑफ फ्रंट। अब ये चीज कैसे हो रही है इसको समझो। देखो भाई, ऐसा सिनेरियो है कि यहां पर एक कोल्ड फ्रंट है, ठीक है, इधर एक वार्म फ्रंट है और वापस से एक कोल्ड फ्रंट है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोल्ड एयर मास है, ठीक है, मैं बार बार इसको फ्रंट बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सिंपल अपन ने सिचुएशन देखी वैसी ही कुछ सिचुएशन है, अभी वापस ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखने के अंदर यहाँ पे एक कोल्ड एयर मास है, इधर एक वार्म एयर मास है, ये इधर से पुश कर रहा है, ये इधर से पुश कर रहा है। ज़्यादा पुश कौन करेगा? ज़्यादा पुश यही करेगा, समझ में आया? ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, इसके अंदर डेंसिटी भी कम है। अब इस चीज़ को आप कैसे जो है इमेजिन करोगे? इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्ले का एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। लेट्स इमेजिन टू काइंड्स ऑफ क्ले। अब जो पहली वाली क्ले है ये ज़्यादा डेंस है, इसका मतलब इसके अंदर पानी कम है। अगर क्ले के अंदर पानी कम होता है तो वो थोड़ी ज़्यादा थिक होती है ना, तो ये थोड़ी थिक क्ले है। और वहीं जो दूसरी वाली है उसके अंदर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इतनी ज़्यादा थिक नहीं है। आप उसके अंदर से ऐसे उंगली निकाल के और जो है मतलब आप जो भी, ठीक है, तो यू कैन फील दिस। नाउ द थिंग इज, जब आपको ये चीज़ पता है तब आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखो। अगर जो थिन क्ले है, ठीक है, वो अगर थिक क्ले को पुश करने की कोशिश करेगी तो क्या ज़्यादा बज होने वाली है? थिक क्ले नहीं होने वाली है ना। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर पुश करते करते वो चीज़ उसके ऊपर चढ़ जाएगी, समझ में आया? ठीक है, वो चीज़ उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप इधर से धक्का जितना भी लगाओ, जितना मन मर्जी लगाओ, वो चीज़ बज नहीं हो रही, वो उधर ही है। अब अगर वो नीचे नहीं जा सकती, पीछे नहीं जा सकती, साइड में नहीं जा सकती, तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, समझ में आया? तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो इसी चीज़ से अपन को फिर बाद में ऑक्लूडेड फ्रंट वगैरह मिलता है। और यहाँ पे ये जो ऊपर चढ़ने का प्रोसेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपन फ्रंट्स देख तो रहे हैं, लेकिन फ्रंट्स का एक मेजर पार्ट और भी आता है, उसे अपन कहते हैं कि फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन वगैरह, ठीक है। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन और जो क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह है, तो क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह अपन एक बार थोड़ा ह्यूमिडिटी वगैरह शुरू करें, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अंडरस्टैंड, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी फटाफट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अंडरस्टैंड कि जब ये इसके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ेगा तब सिचुएशन क्या होगी? तब वापस से अगर आप इसको यहाँ पर देखो, ठीक है, ऊपर से देखो, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो क्या सिचुएशन बन रही है? कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। यहाँ से पुश कर रहा है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये भी यहाँ से पुश करने की कोशिश कर रहा है तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये वार्म है, ये कोल्ड है ना। इसी सिचुएशन को देखा अपन ने। अब क्या होगा कि ये ज़्यादा पुश कर रहा होगा लेकिन वो उतना नहीं कर पाएगा। तो लेट्स से कि भाई इसने इतना पुश कर लिया, ये यहाँ तक आ गया और ये वापस जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कोल्ड वार्म फ्रंट कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, समझ में आया? तो एक पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि सरफेस के ऊपर अगर आप देखो तो अब वार्म फ्रंट बचा ही नहीं है। वार्म फ्रंट तो कहीं और ही चला गया, जहाँ था वहाँ तो नहीं बचा ना, ठीक है। इसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। अगर इसी को अपन सरफेस वाले डायग्राम से समझे तो यहाँ पे देखो, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पर कोल्ड फ्रंट है, ठीक है, कोल्ड एयर मास इधर है, ये कोल्ड फ्रंट है ना। यहाँ पर जो है एक वार्म फ्रंट है इधर, तो यहाँ पर वार्म एयर मास हुआ, ठीक है। फिर इधर वापस जो है घूम के, क्योंकि यही प्रोसेस मैंने आपको बताया, घूम के वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोल्ड फ्रंट इधर हो जाएगा, ठीक है, या कोल्ड फ्रंट नहीं होगा, कोल्ड एयर मास इधर हो जाएगा। यहाँ पे एक कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है, और बीच में एक वार्म एयर मास है। अब सिचुएशन क्या होगी? जब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, ये बहुत ज़्यादा तेज आगे जा रहा है, ये इतना तेज आगे जा नहीं रहा है, और ये इतना इसको धकेल नहीं पा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, है ना। ऐसे डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है बताओ? ऐसे डायग्राम के अंदर पहली बात तो ये ऊपर जाता जा रहा है, दिख रहा है,
ये जो है वार्म फ्रंट धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, वार्म एयर मास धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो वार्म फ्रंट है वो वार्म फ्रंट दिखेगा ही नहीं, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो वार्म एयर मास कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। कोल्ड एयर मास कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। वार्म फ्रंट के आगे क्या था, कोल्ड एयर मास था। तो कोल्ड एयर मास नीचे एक हो गए। अगर नीचे एक हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे नीचे स्टेबल कंडीशंस हो जाएगी। वो स्टेबल कंडीशंस वगैरह के ऊपर अपन आएंगे। तो इसी फ्रंट को अपन बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड का मतलब होता है डेथ ऑफ फ्रंट या फिर फ्रंटोलाइसिस। जैसे अपन ने फ्रंटोजेनेसिस देखा था, फ्रंटोजेनेसिस मतलब बर्थ ऑफ फ्रंट वगैरह किसी भी चीज़ की शुरुआत, वैसे ही लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एंड। समझ में आया, ठीक है, किसी भी चीज़ का एंड। चलो ये तो हो गया है ना, ये हो गया फ्रंटोलाइसिस वगैरह हो गया, ऑक्लूडेड फ्रंट वगैरह हो गया, ठीक है। लार्जली इसके अंदर सब कुछ हो गया। अब कितना टाइम है उसके हिसाब से देखते हैं, एक मिनट को। ठीक है यार, अभी तो शुरू हुआ, 10 मिनट हुआ है ना। तो जेट स्ट्रीम इसके अंदर ही डाल देते हैं, ये जेट स्ट्रीम वाला पार्ट है। या एक काम करो, इसको पहले एक बार, इसमें अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, है ना। और इसको एक बार थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करो क्या चीज़ है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्यों इंतज़ार कर रहे हो, है ना। बेल आइकन को प्रेस करो। और उसके अलावा कुछ पुरानी प्लेलिस्ट वगैरह भी दे रखी है मैंने, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना। तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको देख सकते हो। कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है वो आंसर राइटिंग वाला पार्ट अभी मैं एक बार ये डेली का पूरा कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद अपन आंसर राइटिंग के ऊपर आते हैं। कुछ एक लोगों के डाउट्स वगैरह आए थे तो उनको अपन वहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, जेट स्ट्रीम्स, क्या चीज़ होती है बताओ जेट स्ट्रीम्स। देखो, जेट स्ट्रीम जो है एक तरीके की एयर ही है ना। ये एयर मोशन के अंदर है। किस मोशन में है, हॉरिजॉन्टल मोशन में है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन में है। और कहाँ है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ये जो है हाई टू लो और लो टू हाई, और वो वाला कुछ इसका खेल ज़्यादा हो नहीं रहा है, इसका दूसरा खेल है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम पढ़ने से पहले अपन को कुछ और पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होती है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। लेकिन ये तो अपन ने पढ़ लिया है, तो एक बार इसका फटाफट से रिवीजन करते हैं। आखिर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती क्या है। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चलने वाली, दोनों नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। कहाँ पर कितनी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स अपन को टोटल मिलती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। ये जो है 4 अपन को जियोस्ट्रॉफिक विंड्स देखने को मिलती हैं। अब ये जो 4 जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं, ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के मैंने आपको कुछ कैरेक्टर बताया था कि ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, इन दोनों के एक हो जाने की वजह से जो है वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती रहती है ना। अब इसका एग्जैक्टली पैटर्न क्या होता है उस पर अपन ने बात नहीं करी थी। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है, साइन वेव टाइप का पैटर्न होता है ना। जैसे सांप चलता है ना, वैसा पैटर्न होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन ही अपने फ्रंट वगैरह में काम में आता है। बाकी ठीक है, नहीं भी समझो तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर बाद में एक ट्रफ वाला रीज़न आएगा तो मॉनसून वगैरह के अंदर, तो ट्रफ को लोग अक्सर गलत समझ जाते हैं। तो देखो, यूजुअली ट्रफ का क्या मतलब होता है, जब ऐसी साइन वेव बनती है ना, तो साइन वेव के अंदर अपन जो क्या करते हैं, जो नीचे वाला एरिया होता है, डिप्रेशन का जो एरिया होता है, उसको अपन ट्रफ कहते हैं, है ना। ऊपर वाले को अपन क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, ट्रफ और क्रेस्ट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा डिप्रेशन नहीं बन रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो वेव है, ठीक है, लेट्स से कि ये मैप है, ये मैप के ऊपर कुछ इस तरीके से चल रही है ना। इस तरीके से चलने का क्या मतलब हुआ, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है।
तो नॉर्थ साउथ टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, नॉर्थ साउथ, ना कि अप एंड डाउन। समझ में आया? एक तो होता है अप एंड डाउन मोशन, अब उसको भी बताऊंगा तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये नॉर्थ साउथ मोशन है, ठीक है। ये आप ऊपर से देख रहे हो इसको, अगर इसको साइड से देखो, सरफेस के इधर से देखो, तो क्या ये कुछ ऐसी ऐसी दिखेगी? नहीं, ऐसी नहीं दिखेगी, है ना, ऐसी नहीं दिखेगी, बल्कि सांप जैसी दिखेगी। सांप कैसे चलता है भाई? सांप को अगर साइड से देखो तो वो भी कुछ मतलब जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे, वो कुछ एग्जैक्टली पता तो नहीं पड़ता ना, बट अब यहाँ पे ऐसे बनने में नहीं आएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं चलता ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं चलता, ठीक है। क्या चलता है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो उसी तरीके से ये भी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ साइन वेव मोशन हो रहा है, समझ में आया? और ये जो साइन वेव मोशन हो रहा है किसका हो रहा है? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का हो रहा है। नाउ ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है, ये इनके अंदर ही कुछ अपन को जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। क्या सारी जेट स्ट्रीम्स अपन को इन जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के अंदर ही देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जेट स्ट्रीम्स खूब सारी हैं, लेकिन जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो है वो टोटल 4 ही हैं, समझ में आया? इन्हीं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे अपन कहते हैं रॉसबी वेव्स, है ना, रॉसबी वेव्स। रॉसबी क्यों? क्योंकि जिन्होंने ढूंढा था उनका नाम रॉसबी था, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो रॉसबी वेव अपन इसको कहते हैं। इसी रॉसबी वेव के अंदर जियोस्ट्रॉफिक विंड चलती है। अब ये जो रॉसबी वेव है जेट स्ट्रीम चलती है, ये जो रॉसबी वेव है ये अराउंड 1000 किलोमीटर्स वाइड है ना, और इसी के अंदर जेट स्ट्रीम चल रही है जो कि अराउंड 100 किलोमीटर्स वाइड है, समझ में? 100-150 किलोमीटर्स अलग अलग सबकी होती है, ठीक है। तो ये करीबन इतनी वाइड है, समझ में? अब इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि रॉसबी वेव या फिर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की वैसे तो स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जेट स्ट्रीम की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। भाई नाम से ही पता पड़ रहा है जेट, समझ में आया? तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे अपन को क्या पता पड़ता है कि जैसे जैसे अपन बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, समझ में आया? जैसे जैसे अपन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स होती है ये, अब वो तो अपन ने जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को पढ़ा ही था। अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स होती है, अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इसीलिए ये जियोस्ट्रॉफिक बन रही है ना। इसी के अंदर रॉसबी वेव्स होती है, और यही रॉसबी वेव्स के अंदर, मतलब ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ही रॉसबी वेव्स होती है, और इन्हीं रॉसबी वेव्स के अंदर जेट स्ट्रीम्स होती है, ठीक है। कहाँ होती है? तो देखो, दो तो अपन को जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली वो हेडले और फेरल सेल के बिल्कुल बीच में मिलती है। बीच का मतलब है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि भाई ये जो है ये हेडले सेल है ना, और यहीं पे ये फेरल सेल है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये दोनों सेल है, तो कहाँ पर मिलेगी? यहाँ मिलेगी? नहीं, यहाँ मिलेगी, समझ में? एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अपन को जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, समझ में? उसके बाद एक जेट और देखने को मिलती है जो कि एग्जैक्टली यहाँ देखने को मिलती है। तो इस जगह पर क्या है बताओ? यहाँ पर दूसरा कौन सा अपन ने सेल देख रखा है? यहाँ पे दूसरा अपन ने सेल देख रखा है अपना पोलर सेल, है ना। तो पोलर सेल देख रखा है, तो पोलर सेल के और फेरल सेल के बीच में भी अपन को एक देखने को मिलती है, फेरल एंड पोलर के बीच में, सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो मूवमेंट इसका साइन वेव होता है, सरफेस के ऊपर साइन वेव, समझ में आया? ठीक है, ना कि सरफेस के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, मतलब डॉल्फिन की तरह नहीं चल रही है। जैसे डॉल्फिन चलती है ना, डॉल्फिन की तरह नहीं चल रही, बल्कि सांप की तरह चल रही है, समझ में आया? उसके अलावा जो स्पीड है, स्पीड अंदर की तरफ जाते तो ज़्यादा हो जाती है, इसे ट्यूब टाइप के अंदर होती है, अलग अलग ट्यूब टाइप के अंदर होती है, समझ में आया? ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है ये रॉसबी वेव हो गई, इसके अंदर ये वाला पोर्शन जेट स्ट्रीम का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जेट के बारे में, साइन वेव, वेरी हाई स्पीड, ठीक है, 100 to 150 किलोमीटर्स वाइड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मेजर जेट्स जो है, अब मेजर जेट्स को शुरू करते हैं। तो मेजर जेट स्ट्रीम्स है ना। अब जेट स्ट्रीम्स के ऊपर क्या क्वेश्चन आया हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है, इतना सब टाइम पास कर रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं आया होगा, टाइम पास क्यों करें, है ना। क्वेश्चन आया है और 2022 में ही आया है, ठीक है। ये देखो 2020 में आया, सॉरी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर ओनली। तो अभी अपन पढ़ेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, जेट स्ट्रीम अकर इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, समझ में आया।
और टेम्परेचर इनसाइड वगैरह ये तो ठीक है, साइक्लोन वगैरह आएंगे। जेट के ऊपर मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और भी आया है, ठीक है, वो शायद यहाँ पे नहीं लगा रखा होगा, है ना, एक क्वेश्चन शायद और भी आया है। चल देखेंगे उसको बाद में देखेंगे ना। ठीक है, मेजर जेट स्ट्रीम्स, मेजर जेट स्ट्रीम्स के अंदर भी पहली कौन सी देखेंगे, वही देखेंगे ना 30 डिग्री। तो सबसे पहली अपन देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ साउथ वाली, है ना। दूसरी अपन देखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ साउथ वाली, ठीक है। और तीसरी जो है उसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, फिर अपन एक देखेंगे पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। उसके अलावा एक अपन देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा एक देखेंगे सोमाली जेट, है ना, सोमाली जेट। तो प्राइमरीली ये सारे के सारे अपन जेट स्ट्रीम देखने वाले हैं। 30 डिग्री जेट स्ट्रीम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 30 डिग्री ये देखो, सब ट्रॉपिकल जेट इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट कहते हैं, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या फिर खाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्ली एक ही विंड है ना। बिटवीन हेडले एंड फेरल सेल, हेडले और फेरल सेल के बीच में चलती है। 30 डिग्री जो है अपने क्या कहते हैं, जो 30 डिग्री प्लस माइनस के ऊपर, मतलब वैसे 30 डिग्री अपन ने लिखा है, बट थोड़ा 10-15 डिग्री ऊपर नीचे भी हो जाता है। क्यों ऊपर नीचे होता है भाई, ये सेल्स भी तो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, है ना। और सेल्स ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, सन की पोजीशन के साथ में ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है, अच्छा नहीं सॉरी, इसका कॉज तो खैर वही है, प्रेशर ग्रेडियंट और वो है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसकी वजह से सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, कोल्ड और वार्म फ्रंट्स फॉर्म होते हैं, है ना। वो जो कोल्ड और वार्म फ्रंट अपन ने देखे तो इसकी वजह से ही फॉर्म हो रहे हैं। किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं एक्सप्लेन मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट उसका कोई पर्पज़ नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जैसे ये साइन वेव ऐसे घूमता है तो यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक मोशन बनता है। अगर एंटी साइक्लोनिक अगर ऊपर मोशन बनेगा लो प्रेशर, तो नीचे हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर साइक्लोनिक मोशन होगा, समझ में आया, ठीक है। यहाँ देखो इस तरफ जाएगा तो उस सिनेरियो के अंदर क्या चीज़ बन रही, उस सिनेरियो के अंदर ऊपर हाई प्रेशर है और नीचे लो प्रेशर बन जाता है। और अगर नीचे लो प्रेशर बनेगा तो ये फ्रंट्स घूमेंगे, समझ में आया, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो फिर एक और है, फिर यहाँ पे मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस गलत लिख दिया, ठीक है। चलो देखेंगे अभी उसको, देखेंगे, है ना। यहाँ देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्पेशल जेट है वो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों कहते हैं, इसको समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। चलो भाई, ये रीजन पता है कौन सा है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है ब्लैक सी, ये है इंडिया, है ना। और ये इंडिया के अंदर यहाँ पे गंगा, ठीक है, गंगा यमुना इधर है। चलो अब क्या चीज़ हो रही है, ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम यहाँ से कहीं से निकलना शुरू होती है, और यहाँ से निकलते निकलते ये मेडिटेरेनियन से काफ़ी सारा मॉइस्चर उठाती है। मॉइस्चर यहाँ से उठाने के बाद ये कहीं ये इधर जो है ब्लैक सी की तरफ जाती है, ठीक है। ब्लैक, ये वैसे मैंने थोड़ा इधर यूँ बनाया, ठीक है, बाकी कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा वैसे नहीं है, अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक सी के यहाँ पर जाती है, और ब्लैक सी के वहाँ आने के बाद वापस जो है इस नदर्न प्लेन्स वाले रीजन के अंदर आती है। इस नदर्न प्लेन्स वाले रीजन के अंदर आकर एग्जैक्टली इस नदर्न प्लेन्स वाले रीजन में नहीं जाती, वो तिब्बत में जाती है, फिर घूम कर थोड़ा इधर आती है, खैर वो सब अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा इधर इस तरफ आती है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बारिश मानसून को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है, मानसून को पावरफुल करेगी। तो जब अपन मानसून की डेफिनेशन देखेंगे तो मानसून के अपन डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना caused due to मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स, समझ में आया। तो काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉनसून हो रहा है, जिसमें से एक फैक्टर क्या है, उसमें से एक फैक्टर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, समझ में आया, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी टू इंडिया, ठीक है।
सेकंड है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम, इसको ज़्यादा कुछ करने के इसके अंदर वैसा है नहीं, फेरल और पोलर के बीच में बनती है, जैसे वो 30 पे बन रही थी, 60 के ऊपर बन रही है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10-15 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। फॉर्म्स पोलर फ्रंट्स, इसकी वजह से पोलर फ्रंट्स और टेम्परेट साइक्लॉन्स बनते हैं। टेम्परेट साइक्लॉन्स कैसे बनते हैं, तो जो फ्रंट्स और फ्रंटल साइक्लॉन्स वगैरह समझेंगे अपन, ठीक है, तब समझ में आएगा कि वो जो पूरा अपन ने प्रोसेस देखा था ना, एक्चुअल में वहाँ पे साइक्लॉन बन रहा था, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स वगैरह, प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग वगैरह से होता ही है ना, ये सिंपल है। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम की अगर अपन बात करें, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से देखते हैं यहाँ पर। पोलर नाइट है ना, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम के केस के अंदर क्या होता है, देखो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम के केस के अंदर जो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है ना, सॉरी नदर्न और सदर्न पोल है, इन नदर्न और सदर्न पोल के विंटर्स के अंदर या फिर नाइट में जो है अपन को एक जेट उड़ती हुई नजर आती है। ये जेट सिर्फ नाइट में उड़ती है। नाइट का क्या मतलब है, नाइट का मतलब है ठीक है यार 8-10 घंटे रात है जब तक तब तक उड़ रही है, नहीं ऐसा नहीं है, समझ में है, क्योंकि पोल के ऊपर रात 8-10 घंटे की नहीं बल्कि 6 महीने की होती है, 6 मंथ्स। इसीलिए अपन ने वो अर्थ साइंसेस वाला, अब जिस किसी ने भी वो अर्थ साइंसेस वाला टॉपिक नहीं करा, इक्विनॉक्सेस और वो सॉलिस्टिस वगैरह, तो अब उसको तकलीफ होगी, ठीक है। तो अर्थ साइंसेस और उसके अंदर अपन ने देखा कि 6 मंथ्स की वहाँ पर होती है डे, 6 मंथ का वहाँ पर होता है नाइट, है ना, यही चीज़ अपन ने देखी थी। तो एक बार जो नाइट लगी तो नाइट जो है वो 6 महीने तक चलती रहेगी, समझ में आया, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ पे एक जेट स्ट्रीम बनती है। अब लेट्स से कि ये कुछ ऐसा यहाँ पे सरफेस है, पोल का सरफेस है, पोल के सरफेस पे बताओ टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे एक हाई प्रेशर बन रहा है और एक स्ट्रॉन्ग थर्मल हाई प्रेशर है। अपन ने 2 ही स्ट्रॉन्ग थर्मल हाई प्रेशर देखे थे, पहला पोलर हाई प्रेशर और दूसरा इक्वेटोरियल लो प्रेशर, समझ में आया। तो ये जो है हाई प्रेशर बन रहा है पोल के ऊपर, स्ट्रॉन्ग है, थर्मल है, ये कहीं नहीं हिलेगा। एवरी पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको एकदम स्टोरी की तरह समझना, ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, भयंकर डेंसिटी है, समझ में आया, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बन गया है, क्योंकि वैसे भी विंटर्स हैं और प्लस जो है रात है, सूरज उरज निकलने वाला है नहीं, 6 महीनों तक नहीं निकलने वाला, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, अगर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर के अंदर एक ऐसा जेट ब्लो करने लग जाए, ठीक है, तो वो जेट क्या करेगा, जेट भी काफ़ी सारी हवा जो कि ऊपर से नीचे डिसेंड कर रही थी, वो हवा भी ठंडी थी, उसको ट्रैप कर लेगा बीच में, समझ में आया। तो इसने काफ़ी सारे एयर को बीच में ट्रैप कर लिया। अब ये जो एयर को ट्रैप करा है, ये एयर क्या नीचे जा सकती है, नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई, ज़्यादा ज़्यादा थोड़े दिन जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, नीचे कहीं जा नहीं सकती है। उसी एग्जाम्पल लोगों वाला एग्जाम्पल समझो, नीचे खूब सारे लोग हैं, अब और एक्स्ट्रा लोग नीचे आ नहीं सकते, क्या ऊपर जा सकती, ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर कहाँ जाएगी, समझ में। और ऊपर जाने के लिए कोई प्रोसेस भी तो होना चाहिए जिससे ऊपर जाए, ऐसे ही कहीं पर भी थोड़ा जा नहीं सकती है, समझ में, कुछ प्रोसेस भी होना चाहिए। क्या यहाँ और यहाँ जा सकती है, यहाँ और यहाँ जाने के लिए साइडवेज, मतलब कहने का मतलब है साइडवेज जाने के लिए भी पहली बात तो प्रोसेस होना चाहिए, दूसरी बात जाएगी तो जाएगी कैसे, जेट स्ट्रीम है, समझ में। तो जेट स्ट्रीम को क्रॉस करके तो जा नहीं सकती, इतना भी दम नहीं है, ठीक है, डेंस है हवा लेकिन इतना भी दम नहीं है, समझ में, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम को भी क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये हवा जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, समझ में। जब ये हवा यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी तो इसका 2 रिजल्ट निकलेंगे, इस हवा के 2 रिजल्ट निकलेंगे, दोनों ही रिजल्ट यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, है ना, और दूसरा है अपना क्या नाम, ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना। एक और चीज़ है यार, ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और ओजोन लेयर डिप्लीशन, पोलर वॉर्टेक्स, बिल्कुल सही, पोलर वॉर्टेक्स क्या है, पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है, गुड। अब ये पोलर वॉर्टेक्स और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के केस में क्या होता है, देखो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या चीज़ हो रही है कि, या पहले पोलर वॉर्टेक्स समझते हैं। पोलर वॉर्टेक्स क्या चीज़ हो रही है, जो ये जो हवा ट्रैप हो गई है और कहीं पर भी जा नहीं रही है,
उसी चीज को अपन पोलर वॉर्टेक्स बोलते हैं। वॉर्टेक्स पर से एग्जैक्टली क्यों बोलते हैं, वॉर्टेक्स का मतलब भी ऐसे घूमना ही होता है ना। और इसको घूमना इसलिए क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम घूम रही है, तो जेट स्ट्रीम क्या कर रही है, उसको कहीं ना कहीं स्टिर कर रही है, समझ में है। आप बीच में किसी चीज़ को रख दो, ठीक है, बर्फ़ को रख दिया, लेट्स से कि आपने एक गिलास के अंदर बर्फ़ रख दी, ठीक है, और वो बर्फ़ जो है एग्जैक्टली उस गिलास के जितनी है, समझ में आया, ठीक है, ये बर्फ़ रख दी और ये बर्फ़ एग्जैक्टली इस गिलास के जितनी ही है, ठीक है। फिर भी अगर आप किसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का भी पानी होता है ना जो, ठीक है, उसके अंदर भी अगर ऐसे पतला सा चम्मच डालोगे, इसको घुमाने की कोशिश करोगे धीरे 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 धीरे, तो ये बर्फ़ घूमने लग जाएगी, एक पॉइंट पर तो घूमने लगी जाएगी और फिर ये घूमती रहेगी। जैसे जैसे चम्मच हिल रहा है साइड साइड में, वैसे वैसे बर्फ़ अंदर हिलती जा रही है, समझ में आया। भली चम्मच उसको छुए या ना छुए, है ना, पहली बात तो छुएगा ही, ठीक है, नहीं भी छुए तो भी वो हिलेगी, समझ में आया। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। जेट स्ट्रीम क्या कर रही है, जेट स्ट्रीम उसको हिला रही है पकड़ के, समझ में आया। और ये जो इस तरीके का मोशन हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे जेट जा रहा है वैसे वैसे ये घूम रहा है, इसी को अपन पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं, समझ में आया। अब ये मोशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन ये भी निचले बैठने वाले हैं नहीं, तो ये भी कुछ ना कुछ तो हरकत करेंगे। अब ये क्या हरकत करेंगे, ये बनाएंगे स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स अपन ने सारे देखे हैं भाई, कहाँ पर बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर बनते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, सब जो भी खेल चल रहा है ट्रोपोस्फेयर में चल रहा है ना। तो ये ट्रोपोपॉज हो गया। ट्रोपोपॉज के ऊपर अपन ने देखा है यहाँ पर जो है ओजोन लेयर होती है। अब अगर इस ओजोन लेयर के अंदर एक बादल बन जाएगा, वो बादल क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ कहीं पर इधर जो है इस जगह पर जो है हवा ट्रैप्ड है, समझ में आया। तो एक बादल बनेगा, और वो बादल कहाँ बनेगा, वो बादल कुछ ऐसा लंबा सा बादल बनेगा ऐसे यहाँ पर, समझ में आया, ठीक है। इस बादल के ऊपर क्या चीज़ होगी, इस बादल के ऊपर कुछ फ्रीजिंग वगैरह होगी। वो फ्रीजिंग की वजह से, उस फ्रीजिंग की वजह से यहाँ पर कुछ रेडिएंट्स निकलेंगे, ठीक है, क्लोरीन के रेडिएंट्स निकलेंगे। वो रेडिएंट्स क्या करेंगे, फिर वो जाकर जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करेंगे, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा, समझना है। ये ऊपर जाएंगे और ओजोन को डिप्लीट करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा, और इसी ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या बनेंगे बताओ, अपने ओजोन होल्स बनेंगे, ठीक है, ओजोन होल्स बनेंगे। ओजोन होल्स क्या होते हैं, ये लेयर है ना, ठीक है। इस लेयर के अंदर यहाँ पे ऐसे छेद होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो छेद होने लग गए हैं, ठीक है, इन्हीं को अपन ओजोन होल्स कह रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं भाई, नाइट में हो रहे हैं। किसकी नाइट में, पोल की नाइट में, पोल पे हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं, तो ये पोलर नाइट जो जेट स्ट्रीम है और स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, इन दोनों की वजह से हो रहे हैं। ये दोनों किस वजह से आ रहे हैं, तो ये दोनों जो है पोलर वॉर्टेक्स जो क्रिएट हुआ है उस पोलर वॉर्टेक्स की वजह से बन रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो यहां देखो, पोलर वॉर्टेक्स एज जेट फॉर्म्स ओनली इन विंटर्स। जेट जो है यहाँ पर सिर्फ विंटर्स के अंदर बनती है, और विंटर्स में भी बनने के साथ में क्या चीज़ होती है, हाई प्रेशर। ये देखो यहाँ पे बीच में हाई प्रेशर थर्मल हो जाएगा, देखो ऊपर भी हाई प्रेशर थर्मल, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि रात बढ़ती जा रही है भाई, अब 6 महीने तक रात चलती रहेगी। तो 6 महीने तक रात चलने के साथ में क्या चीज़ होगी, 6 महीने तक रात चलने के साथ में यहाँ पे जो है इधर भी टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा है, समझ में आया। तो टेम्परेचर ठंडा हो के -75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और फिर उस सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ होती है, उस सिचुएशन के अंदर नीचे जा नहीं सकती, ऊपर जा नहीं सकती, इसको जाना कहाँ है, इसको नीचे जाना है, समझ में, डिसेंड होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही है, समझ में आया। फिर ऊपर जाके किसी तरीके से क्लाउड वगैरह बनाती है, जो भी कुछ भी चीज़ें करती है, पोलर वॉर्टेक्स वगैरह, पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स वगैरह, ये चीज़ें इससे बनती है। पोलर वॉर्टेक्स अपन ने समझ लिया, स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड समझ लिया, जेट फॉर्म्स ओनली इन विंटर्स, ठीक है। ऊपर प्रेशर है नहीं, जाएगी कहाँ पे भाई, नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर अगर कुछ हो तो जाए, समझ में आया। वैसे तो हाई टू लो ड्राफ्ट चलता ही नहीं है, ड्राफ्ट लो टू हाई चलता है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कुछ प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर है ही नहीं। नीचे जाने के लिए प्रेशर, नीचे थर्मल बना हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्मल है, समझ में आया। बीच में भी थर्मल बन गया, अब नीचे भी थर्मल, ऊपर भी थर्मल, दोनों हाई प्रेशर, थर्मल इंपॉर्टेंट नहीं, हाई प्रेशर, समझ में आया, ठीक है। कोल्ड एयर ट्रैप्ड, अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ठंडी हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है और ज़्यादा कोल्ड होती जाती है, घूम घूम के ठंड के अंदर 6 महीने तक कोल्ड होती जाएगी, है ना। फिर उसके बाद इसी चीज़ को अपन पोलर वॉर्टेक्स कहेंगे। बाद में क्या चीज़ होगी, इससे ही कुछ क्लाउड्स बनेंगे। ये जो क्लाउड्स होंगे ये ऊपर जो है ट्रोपोपॉज के भी पार चले जाएंगे, इसीलिए इन्हें पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स बोलेंगे। और ये जो पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, ये पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स क्लोरीन रेडिकल्स को निकालेंगे,
ठीक है। मैंने क्या रेडिएंट ऐसा कुछ बोला शायद, है ना, ठीक है। क्लोरीन रेडिकल्स को निकालेंगे, ठीक है। ये क्लोरीन रेडिकल्स को निकालने की वजह से फिर ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उसके ऊपर आने से पहले एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस आगे चलते हैं। तो अपन ने जेट स्ट्रीम्स देखी। जेट स्ट्रीम्स के अंदर अपन ने क्या देखा, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर बनती है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो है, उन्हें अपन रॉसबी वेव्स भी कहते हैं। इन्हीं रॉसबी वेव्स के बीच में जो है जेट स्ट्रीम्स बह रही है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है और रॉसबी वेव्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली फास्ट वगैरह चल रही है। विड्थ कितनी है इनकी, 100 to 150 किलोमीटर्स है। रॉसबी वेव्स की कितनी, अराउंड 1000 किलोमीटर्स है ना। और कहाँ पर बन रही है, तो टोटल वैसे अपन 4-5 जेट स्ट्रीम्स को देखेंगे। 4 जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो 2-2 सेल्स के बीच में बनती है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, ठीक है। उसके अलावा हेडले एंड फेरल सेल के बीच में ये एक जेट स्ट्रीम बन रही है। फेरल एंड पोलर सेल के बीच में दूसरी जेट स्ट्रीम बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है, साइन वेव के अंदर चलती है, सरफेस के ऊपर साइन वेव, डॉल्फिन जैसा मूवमेंट नहीं है बल्कि स्नेक जैसा मूवमेंट है। समझ में आया, स्पीड बहुत ज़्यादा है, अंदर जितना अंदर जाते जाएंगे रॉसबी वेव के उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स की अगर अपन बात करें तो साइन वेव वगैरह, वेरी हाई स्पीड, ये सब चीज़ें हो गई। मेजर जेट स्ट्रीम्स के अंदर पहला सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये हेडले और फेरल सेल के बीच में बनती है, दोनों, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। और क्या बताओ, और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो कॉजेज मतलब इसकी वजह से क्या चीज होती है, तो इसकी वजह से ये क्या कॉज करती है, ये सब ट्रॉपिकल कोल्ड और वार्म फ्रंट्स को कॉज करती है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपन ने समझा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के अंदर क्या होता है भाई, मेडिटेरेनियन सी से और ब्लैक सी से, इन दोनों से मॉइस्चर उठाती है, उसके बाद में अपने मॉनसून को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। उसी को अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट से आने वाले डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर आके डिस्टर्ब कर देते हैं ना मामले, ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गए। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट आता है पोलर फ्रंटल जेट। तो पोलर फ्रंटल जेट जो है 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ इनमें बन रहा है और प्लस माइनस चलता रहता है भाई। 70 डिग्री पर भी बन सकता है, कुछ अपने जो है 55 डिग्री तक भी बन सकता है, 50 डिग्री तक भी बन सकता है, थोड़ा 10-15 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। वो क्यों माइग्रेट करते हैं, क्योंकि सन की जो अपेरेंट पोजीशन है वो माइग्रेट करती है, ऊपर नीचे खिसकती है, तो उसके साथ में प्रेशर बेल्ट भी माइग्रेट करते हैं। प्रेशर बेल्ट के माइग्रेट करने के साथ में एयर मास भी माइग्रेट करते हैं और एयर मास के माइग्रेट करने के साथ में ये जेट स्ट्रीम भी माइग्रेट कर जाती है। फॉर्म्स पोलर फ्रंट्स वगैरह बनाती है, टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह बनाती है, ठीक है। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों के अंदर बन रही है, सिर्फ रात में बन रही है, 60-70 डिग्री के आसपास बनती है ये चीज़, है ना। और पोलर वॉर्टेक्स इससे क्रिएट होता है। पोलर वॉर्टेक्स जो है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वगैरह होते हैं, ये जो पोलर वॉर्टेक्स हैं इसको समझना, ये जो पोलर वॉर्टेक्स है, ठीक है, 60-70 वैसे 50 डिग्री वो 80 डिग्री तक भी जा सकता है, ठीक है, 80-85 डिग्री तक जा सकता है आराम से, कोई खास बात नहीं है। चलो क्या बोल रहा था मैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और पोलर वॉर्टेक्स वगैरह ये दोनों चीज़ें बन रही है। पोलर वॉर्टेक्स क्या हो रहा है, हवा ट्रैप हो गई, गोल गोल घूम रही है, पोलर वॉर्टेक्स बन गया। इसी पोलर वॉर्टेक्स की वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन रहे हैं, उन्हीं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड सिंपल से हैं, ऐसे बड़े बड़े क्लाउड्स हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर तक एक्सटेंड कर रहे हैं, बन ट्रोपोस्फेयर में ही रहे हैं लेकिन ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में बन रहे हैं और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर घुस जा रहे हैं। ऐसे और कोई क्लाउड्स नहीं है, एक दो क्लाउड्स और भी देखेंगे, वो क्लाउड वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, बट लार्जली जो प्रोमिनेंट है वो ये है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड एयर वगैरह, ट्रैप वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। हाई प्रेशर बन जाता है बीच में, नीचे भी हाई प्रेशर ऑलरेडी होता ही है। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की वजह से अपन ने देख लिया क्लोरीन रेडिकल्स निकल रहे हैं। ये क्लोरीन रेडिकल्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसको, ओजोन लेयर को, ओजोन होल्स, ओजोन लेयर के अंदर होल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, छेद देते हैं ओजोन लेयर को। अब बताओ, मैंने तुम्हारे दिमाग को छेदा कि नहीं छेदा, और इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो लिखो। समझ में आया, गुड।
चलो भाई लास्ट दो ही हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको मैंने पहले गलती से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिख दिया था, इसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये एक ऐसी जेट स्ट्रीम है जो कि ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। बाकी कहाँ चल रही है 30-60 वाली कहाँ चल रही है, वो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ना। ये इकलौती ऐसी जेट स्ट्रीम है जो कि ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। और रॉसबी की वजह से नहीं बनेगी भाई, सिंपल सी बात है, रॉसबी तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, समझ में आया। तो ये रॉसबी की वजह से नहीं बन रही, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। उसके अलावा समर्स के अंदर ही बनती है। कहाँ पर बनती है, नदर्न हेमिस्फीयर में बनती है। और नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही बनती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन ओशन रीजन के अंदर, समझ में आया। उसके अलावा जून से सितंबर के बीच में बनती है। तो ये समर्स का ये वाला जो पार्ट है जून से सितंबर का, इसके बीच में बन रही है। कॉज क्या कॉज करती है ये, समझ में आया। तो ये जो है साइक्लोन, जो बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स हैं उनको उड़ीसा कोस्ट और आंध्रा कोस्ट तक जो है धकेल देती है, ठीक है। नेक्स्ट सोमाली जेट है। सोमाली जेट को भी अपन देखेंगे, बहुत मेजर कोई जेट नहीं है, लेकिन वो जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में ही बनती है, सिर्फ एक ही जेट स्ट्रीम होती है और जेट स्ट्रीम नहीं हो सकती है, वो सब फालतू बातें हैं। तो वहाँ पर एलिमिनेशन के लिए काम का है, ठीक है। अगर 2022 में क्वेश्चन आया, 2023 में भी आ सकता है, 2024 में भी आ सकता है ना, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। 2025-26 में आएगा क्या, उसके चांसेस कम है। 23-24 में तो आराम से आ सकता है। फ्रॉम सोमाली टू इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ पर ये चल रही है। कॉज क्या करती है, समर मॉनसून को स्ट्रेंथन करती है अपने यहाँ पर, समझ में आया। तो सोमाली जेट का भी एक रोल होता है, जिस तरीके से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रोल था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्या नाम था बताओ, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वेस्टर्ली जेट, है ना, ये मॉनसून को स्ट्रेंथन कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ईस्टर्ली जेट है, ये मॉनसून को स्ट्रेंथन कर रही है। उसी के अलावा जो सोमाली जेट है, ये भी मॉनसून को स्ट्रेंथन कर रही है। इसके अलावा 10-20 फैक्टर और भी हैं, इसीलिए अपने यहाँ पे मॉनसून इतना ज़्यादा हैवी होता है, समझ में आया। इसीलिए एग्रीकल्चर जो है अपना इतने ज़्यादा टाइम से अपना जो है प्रोमिनेंट सेक्टर रहा है, समझ में आया। तो ईस्ट टू वेस्ट वगैरह, रॉसबी वगैरह ड्यूरिंग समर्स नदर्न हेमिस्फीयर ओनली, जून सितंबर वगैरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बन रही है। बे ऑफ बंगाल के जो, अगर ये वैसे तो काफ़ी सारे और भी कॉजेज़ हैं, ठीक है, इनमें से एक कॉज ये है कि बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स हैं उनको देखो, ज्योग्राफी के अंदर ये चीज़ समझना, तुम जितनी किताबें पढ़ोगे ना, 10 किताबें पढ़ोगे, 10 चीज़ों के अंदर 10 कॉज नज़र आ जाएंगे तुम्हें। तो अगर तुम सोचोगे कि भाई एक सुपर नोट्स बनाएंगे हम, सुपर नोट्स, तो ऐसा हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बे ऑफ बंगाल के इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो क्या करते हैं टीचर जो है, लिस्टें लिख देते हैं। ठीक है, लिस्टें लिखना आसान है, टेस्ट सीरीज, कोई सी टेस्ट सीरीज खोल के देख लो, उसके अंदर लिस्टें लिख रखी है, इसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन क्यों नहीं बनते, इसकी वजह से आजकल यहाँ पे साइक्लोन बन रहा है। ठीक है, साइक्लोन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, एग्रीड, क्वेश्चन बनने भी चाहिए, समझ में आए। लेकिन अगर आप उनको ऐसे लिस्ट करने की कोशिश करोगे ना, वो काफ़ी सारे जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल हैवी चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज उनको तो बेचनी है, समझ में आए। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल हैवी चीज़ें डाल देते हैं। जैसे एक कॉज होता है यहाँ पर, ये जो है, ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला के अलावा यहाँ पे जो है इंडोनेशियन आइलैंड्स है, इंडोनेशियन आइलैंड या लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो गया। अब यहाँ पे कुछ जो है साइक्लोन्स बनते हैं, वो साइक्लोन्स घूमते 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 यहाँ आ जाते हैं, और वो घूमते घूमते फिर अंदर घुस जाते हैं, समझ में आए। क्योंकि कमी कुछ नहीं है यहाँ पे, पानी पानी है, जितना चाहे उतना चल सकते हैं, समझ में आए। तो कमी कुछ नहीं है, तो घूमते घूमते अंदर चले जाएंगे। तो ये भी एक कॉज हुआ, ऐसे खूब सारे कॉज हैं, ठीक है। उनमें से एक कॉज ये है, जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़ लेते हैं, जितना हो उतना एलिमिनेट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन जितना भी आप पढ़ लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। भयंकर पढ़ लिया तो 40-50 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आपको भगवान भरोसे ही हो आप, ठीक है। चलो, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली नॉट रॉसबी वेव वगैरह ड्यूरिंग, देखो भगवान भरोसे, ठीक है। एक्चुअली बात ये है कि जब आप उनको इतना सब पढ़ लेते हो ना, इतना सब कंटेंट आपके दिमाग में घुस जाता है, तो फिर आप एलिमिनेशन वगैरह कर सकते हो, क्वेश्चन का जवाब ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो, समझ में, वो कला आ जाती है। इसलिए प्रैक्टिस करो। चलो, प्रैक्टिस मेक्स अ एस्पिरेंट IAS, समझ में आया, ठीक है। ड्यूरिंग समर्स नदर्न हेमिस्फीयर ओनली, जून सितंबर वगैरह, रीजन अपन ने देख लिया भाई, रीजन कहाँ पर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन रीजन, इसके अंदर है पुशिंग साइक्लोन्स, बे ऑफ बंगाल, उत्कल, ठीक है। सोमाली जेट के बारे में देखा, सोमाली जेट कहाँ पर है भाई, सोमालिया कहाँ है, सोमालिया कहाँ है, यहाँ है सोमालिया, ठीक है, यही है ना सोमालिया, यही है सोमालिया, ठीक है।
ये क्या चीज़ है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर एक ऐसी कंट्री है जिसको अपन सोमालिया कहते हैं। तो यहाँ से कहीं से ये सोमाली जेट जो है सोमाली कोस्ट से कहीं से बनता है, और सोमाली कोस्ट से बनते हुए फिर ये जो है यहाँ पर आके और अपने जो मॉनसून है उसको स्ट्रेंथन करता है। अब इधर कौन सा डायरेक्शन है बताओ? ईस्ट है। यहाँ कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट है। तो ये जो है जेट है कहाँ जा रहा है भाई? वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो सोमाली भी जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, फ्रॉम सोमाली टू इंडियन पेनिनसुला, समर मॉनसून को स्ट्रेंथन कर रहा है। बस सिंपल इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपन आंसर राइटिंग वगैरह डिस्कस करते हैं और ह्यूमिडिटी वगैरह देखते हैं। ठीक है, एक बार ह्यूमिडिटी वगैरह देखते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है, फिर आंसर राइटिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।